नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध के प्रश्न पत्र के लिए हम लोगों ने अपने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, जहां पर हम लोगों ने जरूरी बिंदुओं से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं समय समय पर की थी। आज के इस वीडियो में भी दरअसल हम लोग कुछ एक ऐसी ही चर्चा करने वाले होंगे, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि अब हम लोग लगभग इसके अंतिम बिंदुओं पर चल रहे हैं, यानी 2-3 वीडियोस के माध्यम से हमारी ये चर्चा समाप्त हो जाएगी इस प्लेलिस्ट की, और उसके बाद हम लोग फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्री हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलेगा तो वास्तव में मेंस के एग्जाम को पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा उसकी उपयोगिता रहेगी नहीं। परंतु यह भी बात सच है कि अगर आपका मेंस के एग्जाम का 60 to 70% पोर्शन आपका प्री के एग्जाम के दिन तक नहीं तैयार है, तो वास्तव में आपके प्री के एग्जाम में सफल होने के बावजूद भी आप उसमें अंतिम रूप से सफल होने की आपकी संभावना कम हो जाती है। तो इस प्लेलिस्ट को दरअसल क्रिएट करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता सकना जो कि वास्तव में निबंध अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो मेंस का सिलेबस है उसका 60 to 70% पोर्शन आपका प्री के पहले हो जाएगा, और इस प्रकार आपकी अंतिम रूप से चयन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इस एग्जाम में। और इसी रणनीति के हिसाब से ही हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, और आज का ये वीडियो दरअसल उसी का एक क्रम विकास है जिसमें हम लोग समझेंगे कि निबंध के आकर्षक तत्व क्या हैं। अभी तक जो वीडियोस पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने समझा कि निबंध की जो मेन बॉडी है वो कैसे तैयार करें, या फिर निबंध की आकर्षक भूमिका कैसे लिखें, या फिर हम लोगों ने समझा था कि निबंध के लिए जो ज़रूरी आकर्षक शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, उनको कैसे हम लोग सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ एक बुनियादी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज का ये वीडियो दरअसल एक प्रकार से जैसे विटामिन्स हम लोग की बॉडी में ज़रूरी होता है, मान लीजिए कि एक बैलेंस डाइट तो सभी को ज़रूरी है, परंतु विटामिन्स भी ज़रूरी हैं, विटामिन भी ज़रूरी हैं, ताकि हम लोगों को ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकें। इसी प्रकार से आपके निबंध में भी एक विटामिन का कार्य जो है वो कुछ एक चीज़ें करती हैं। आज दरअसल हम लोग उसी पर बात कर रहे होंगे कि निबंध को आकर्षक बनाने के लिए निबंध के आकर्षक तत्व जो है वो कौन से हैं, और उनको हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही कैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं और कितना प्रयोग करें, मतलब कितना उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो आप लोग याद रखिए कि कभी भी विटामिन्स यानी विटामिन जो है वो शरीर के लिए नहीं महत्वपूर्ण होता है। यानी आप समझ लीजिए कि कोई अगर आपके पास ईंट, मोरन, गिट्टी, इससे आपने जो मकान बनाया है, आपकी अगर नींव मजबूत है तो आपका कंगूरा या बिल्डिंग वो भी मजबूत होगी। परंतु अगर आपकी नींव ही कमजोर है, यानी अगर आपका कथ्य कमजोर है, यानी कंटेंट कमजोर है, तो फिर आपकी कितनी भी आप उसमें कविताएं और कितना भी आंकड़े ये सब चीजें डाल लें, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात होती है वो होती है मुख्य कथ्य, कंटेंट, यानी जो उसमें विषय में पूछा गया है, जो निबंध का विषय है, पूरा आपका कंटेंट अगर उसी से रिलेटेड हुआ तो वो तो सबसे अच्छी स्थिति है। सबसे अच्छा निबंध वही है जो वास्तव में निबंध के विषय से संबंधित हो, तो सबसे अच्छा निबंध तो वही हो गया। उसके साथ ही उसकी एक अच्छी भूमिका और निष्कर्ष हो। इसके रिलेटेड वीडियोज हम लोग ने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि इसको कैसे अच्छा लिखें, और उदाहरण के माध्यम से भी हम लोगों ने समझाया था। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि अगर आपका ये चीज़ है, उसके बावजूद भी अगर आप इन सब चीज़ों को डाल देंगे तो वास्तव में जैसे विटामिन से आपका शरीर जो है एकदम हष्ट पुष्ट आकर्षक हो जाता है, वैसे ही आपका निबंध भी आकर्षक हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो विटामिन? तो देखिए, एक तो हो गया डेटा, यानी आंकड़े, जो आंकड़े डाले जाते हैं आपके निबंध में आप डालेंगे, वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार से कोटेशंस या कविताएं, उद्धरण, कथन इत्यादि, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इसको लेकर तमाम सारे लोगों में संशय की स्थिति देखी गई है कि ये वास्तव में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स, कोई अगर एग्जाम्पल आपको किसी पेपर में, अखबार वगैरह में दिखा, या फिर किसी प्रशासक के बारे में हमें सुनने को मिला, तो उसको डाल सकते हैं कि नहीं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे वो डेटा पे, आंकड़ों पर। देखिए, आंकड़ों को लेकर के सबसे पहली बात कि मतलब हर निबंध में ये नहीं डाला जा सकता है, ज़्यादातर निबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी कैसे हम लोग आंकड़े डाल सकते हैं? तो देखिए,
एक तो ये हो गया कि सरकारी आंकड़े, सरकारी संस्थाएं जो हैं वो कुछ एक आंकड़ा जारी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जारी किया इकोनॉमिक सर्वे या बजट सरकार ने जारी किया, उसके अगर आप लोग आंकड़े अपने निबंध में लिख देते हैं तो वास्तव में वो निबंध आपका, अगर आपने मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा 2021-22 का या 22-23 का, ऐसे आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसकी कोई एक लाइन ही आपने अगर भूमिका या निष्कर्ष या फिर मेन बॉडी में कहीं पे भी हाईलाइट करके डाल दी। हाईलाइट का मतलब यहाँ पे हाईलाइटर का आपको प्रयोग नहीं करना है, बल्कि काले पेन से आप मान लीजिए डाल दिए या फिर अंडरलाइन करके डाल दिए, तो वास्तव में वो आपका निबंध जो है वो केवल एक लाइन ही आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने में कामयाब हो जाएगी। और साथ ही साथ एग्जामिनर के मन में आपकी छवि भी अच्छी हो जाएगी, जिसका फायदा हो सकता है आपको अन्य निबंधों में भी मिल जाए जो बाकी के 2 निबंध होते हैं। तो इस तरीके से आप ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है अगर आप आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपकी अगर कोई बात है तो वास्तव में उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक है, किंतु उद्योगों में यह अपेक्षाकृत कम है। अब इसके साथ ही आप आंकड़ा दे दिए कि कृषि में महिलाएं कितनी कार्यरत हैं और उद्योगों में कितनी हैं। ऐसे आप रिलेटेड एक आंकड़ा दे दिए तो आपकी ये बात एकदम पुष्ट हो गई। तो यानी आप हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ मतलब कृषि में बहुत ज़्यादा है, ऐसे बस नहीं कर रहे हैं, आप उसको बता भी रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो ये हो जाती है कि आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और अब देखिए, सरकारी आंकड़ों को तो आप धूम धड़ल्ले से प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कुछ एक ऐसी प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड लेवल की होती हैं, उनमें देखिए वो भी अपना डेटा जारी करती हैं। मान लीजिए कोई रैंकिंग आई कुछ ऐसा, तो वो भी लोग जारी करती हैं, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कोई ऐसा डेटा नहीं लिखना है जिसका खंडन सरकार कर रही हो। जैसे आपका जो अभी डेटा आया था लगभग अक्टूबर करीब जो आया था आपका डेटा हंगर इंडेक्स से रिलेटेड, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखिए हंगर इंडेक्स का जो डेटा आया था उसमें भारत को एक बहुत खराब रैंकिंग दी गई थी। भारत सरकार ने अपने तर्कों के हिसाब से उसको खारिज भी किया, और वो दरअसल जायज भी था, क्योंकि उनकी जो रैंकिंग थी वो वास्तव में पर्याप्त तथ्यों पर आधारित न हो करके वो महज कुछ एक पैरामीटर्स पर ही बेस्ड थी। और आप ये सोचिए कि उस समय में श्रीलंका में कंगाली चल रही थी, भारत उनको सपोर्ट कर रहा था, और फिर भी वहां पर भारत की रैंकिंग खराब दिखाई गई, श्रीलंका की अच्छी दिखाई गई, जहां पे खाने के लाले पड़े हुए थे। पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी है, बांग्लादेश की अच्छी है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसे डेटा पर भी नहीं आपको उसको कोट करना है कि आप मान लीजिए कि खाद्य वाले पर निबंध इस प्रकार के आते हैं, परंतु आप उन पे ऐसे डेटा को नहीं डालिएगा जिसका खंडन सरकार कर रही हो। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो कि वास्तव में एक माना जाता है कि वो विरोधी है, मतलब विरोधी मतलब अब शत्रु देश भी हम नहीं कह सकते हैं, परंतु वो मित्र देश भी नहीं है, उनकी बातों को दरअसल सरकार जल्दी नहीं मानती है। मान लीजिए कि टर्की ने कोई बात कही या फिर पाकिस्तान ने कोई बात कही, तो वहां पे, या श्रीलंका ने कोई बात कही, श्रीलंका जो है वो कह रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, भारत को और प्रयास करने होंगे, या फिर पाकिस्तान इसी प्रकार से कह रहा है कि भारत को जो है आतंकवाद पर लगाम लगानी हो, तो वास्तव में एक हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। क्योंकि ये लोग जो है ये वास्तव में इनकी अपनी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इंडिया तो वास्तव में बहुत ज़्यादा इनका श्रीलंका से तो हमारा मित्र राष्ट्र है, परंतु श्रीलंका को हटा दें, अगर टर्की की बात करें या चाइना की बात करें, चाइना अगर कहे कि मानवाधिकारों पर भारत को जो है काम करने की ज़रूरत है, तो जो खुद मानवाधिकारों का हनन करने का दोषी हो वर्ल्ड लेवल पर वो ज्ञान दे, तो ऐसे ज्ञान को आप लोग अपने निबंध में ना डालें, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़, तो ऐसे आप समझ लीजिए ऐसे देशों का मेंशन ना करें, ऐसे डेटा का ना करें जिसको सरकार कहीं ना कहीं खारिज कर रही हो, ठीक है। उसके बाद विश्वसनीय प्राइवेट संस्था का आप जरूर डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई IMF का डेटा है, WTO का डेटा है, ये सब डेटा इसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि एक संतुलित अप्रोच रखें, संतुलित रखें, ये बहुत ज़रूरी है। संतुलित रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो वास्तव में लेख वाली स्थिति हो जाती है। यानी वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा लेख में होता क्या है कि आप कोई भी डेटा है उसके आधार पर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर हमें वो काम नहीं करना है, यहाँ पर डेटा के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, बल्कि डेटा को अपनी बातों की प्रामाणिकता को पुष्ट करने के लिए आपको कहीं कहीं पर उसको थोड़ा बहुत उपयोग कर देना है।
तो आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें, लेकिन अगर आप इसका नहीं प्रयोग करते हैं या कम प्रयोग करते हैं तो आपकी तथ्यों की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। यह बात भी सत्य है। सामान्यतः कितने होने चाहिए? तो 3-4 डेटा आप पूरे निबंध में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक गैप में कीजिए। ठीक ठाक गैप का मतलब, मान लीजिए आपने भूमिका में एक किया तो एक बीच में कहीं कर दीजिए, एक उसके बाद कर दीजिए, एक निष्कर्ष में कर दीजिए, ऐसे आप कर दीजिए। ये नहीं कि आप एक ही 2 पैरा में सारे डेटा डाल दिए उठा के। तो वो अगर आप डेटा की बहुत ज़्यादा अधिकता करते हैं आंकड़ों की, तो वो वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो नीरस हो जाता है, उसको याद कर पाना, समझना, या फिर वो जो एग्जामिनर जो उस निबंध को पढ़ता है उसके लिए बहुत नीरस हो जाता है। तो इसलिए ऐसी नीरसता से बचने के लिए आप लोग उसको ठीक ठाक गैप में प्रयोग करें। उसके साथ ही उसमें ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइनिंग भी कर दें, तो उससे आपकी बात अलग से हाईलाइट होगी, या फिर उसको ब्लैक पेन से ही लिख दें। तो डेटा किस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कि भारत में कृषि में इतना लोग जो है लगे हुए हैं, कृषि से हमें जो आय हो रही है वो इतने हो रही है, इतनी आय हो रही है, या फिर कितने प्रतिशत जो है कृषि ऋण किसानों में बांटा गया है, इसका कितना पेनिट्रेशन है। डिजिटल युग में अगर बात करें तो डिजिटली जो है भारत कितना डिजिटली पेनिट्रेट हुआ है, मोबाइल का पेनिट्रेशन भारत में कितना है, ये सारी चीज़ें, इस पर तमाम डेटा होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग अपने निबंध में डालिए, आपका निबंध बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखें तो ये जबरन थोपे हुए ना लगें, कि मान लीजिए कि आप जो है ऐसा नहीं कि आपको डेटा याद है तो बस उसको हम किसी तरह डाल ही दें, क्योंकि निबंध है तो आपके पास संभावना रहती है कि आप किसी बात को कहीं से भी कनेक्ट करके और ज़बरदस्ती उसको भिड़ा के आप डेटा डाल देंगे। परंतु ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत रेलिवेंट डेटा ही डालना है जो आपके विषय से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सभी निबंधों में प्रयुक्त नहीं होता है, ये सभी निबंधों में डेटा को डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल आपका साहित्य और संस्कृति कोई निबंध है, अब उसमें आप क्या ही डेटा डालेंगे, उसमें डेटा डालने की कोई ऐसी संभावना बनती ही नहीं है कि आप कोई आंकड़े डालें कि भारत में इतने % जो है वो साहित्य लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना जरूरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और या फिर जैसे मान लीजिए कि भारत की एकता पर निबंध आ जाए, भारत की विविधता पर आ जाए, तो अब इसमें आप डेटा बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर निबंध में डेटा डालना ही है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। परंतु अगर आप आंकड़ों का यथोचित स्थान पर, यथोचित अनुपात में, यथोचित तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके निबंध की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए कि रूपरेखा बनाते समय ही इसको लिख लें, यानी जब आप निबंध की रूपरेखा अपने रफ पेज पर बना रहे हो, कोई भी निबंध आप जब भी लिखिए उसकी एक रूपरेखा जरूर तैयार कर लीजिए, यानी उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए कि हमें किन किन पॉइंट्स को लिखना है। उसका सीक्वेंसिंग भी देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट पहले लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा बाद में लिखें। ठीक है। और एक विषय से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर लिखें। अब वो सब लिखने के बाद आप उसी के साथ में आप ये भी लिख लें कि कौन सा हम आंकड़ा कहाँ पर प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप लोग अपना इसको कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग डेटा बैंक एक बना लें। डेटा बैंक बोलते हैं दरअसल आप लोग जैसे विभिन्न डेटा जो भी होते हैं, डेटा वैसे तो प्लूरल ही है तो डेटाज नहीं होगा, तो डेटा आपका जो भी होता है तो उसमें आप लोग देखिए कि उसका एक बैंक बना लें। मतलब आप कोई ऐसा रजिस्टर बना लें जिसमें आप लोग डेटा लिखें, उसके साथ ही देखिए यहाँ पे कोटेशंस भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं, आप पतली से एक कॉपी लीजिए, उसमें शुरू में आप कोटेशंस रख दीजिए, लास्ट से आप जो है उसमें डेटा लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो न केवल आपका ऐसे में काम आएगी, ऐसे में तो ये सबसे ज़्यादा काम आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जीएस जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव होगा। मान लीजिए कि आप पीसीएस मेंस की भी तैयारी करते हैं और साथ ही साथ बीईओ की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको डेटा बैंक बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जीएस में ये बहुत धड़ल्ले से यूज होगा, इंटरव्यू में भी यूज होगा। अब आप देखिए कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डेटा बैंक बनाना, ऐसा कौन करता है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो वास्तव में आप अपने आसपास देख रहे होते हैं, आपके आसपास में कितने लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं। फाइनली जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनके पीछे ये चीज़ देखी गई है उनके साथ में कि वो लोग ऐसा कुछ डेटा बैंक ज़रूर बना के रखते हैं। निबंध से भी रिलेटेड आप समझ लीजिए कि निबंध हुआ या फिर आपका जीएस हुआ, इसके लिए तमाम डेटा को आप लोगों को याद करना, रटना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको याद करना ज़रूरी है। तो इसको करना कैसे है, तो करने के लिए देखिए आपको कई सारे सोर्सेज मिलते हैं। जो बेस्ट सोर्सेज होते हैं वो ये हैं कि आप इकोनॉमिक सर्वे पर डालिए, जो अभी हाल ही में जैसे आया उसको आप पढ़ डालिए। उसके साथ ही आप बजट पढ़िए,
बजट में आप केंद्र सरकार के बजट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, परंतु साथ ही आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं अगर उस सरकार के भी बजट को पढ़ लेंगे तो आप वास्तव में अन्य से रणनीतिक लाभ की स्थिति में ज़्यादा होंगे, क्योंकि अन्य लोग दरअसल स्टेट बजट को बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। आप अगर उसमें के कुछ कुछ तत्व डाल देंगे, उसमें की कुछ कुछ योजनाएं डाल देंगे, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना चलाई उसको डाल दिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और ये आप जिस स्टेट के हों, जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो सॉरी, उसमें आप लोग ये कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप आरओ यूपी वाले का दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पढ़ लीजिए, या फिर बीपीएससी देना हो तो बिहार सरकार का। इस प्रकार से आगे देखिए, नीति आयोग भी समय समय पर कुछ एक रिपोर्ट्स जारी करता है, तो उनको आप एजुकेशन से रिलेटेड वो रिपोर्ट जारी करता है, या फिर कुछ अन्य भी वो समय समय पर उनका एजेंडा वगैरह जो 3 ईयर्स और ऐसे एजेंडा आते हैं उनको आप लोग कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए कि जो हमारे एक गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप उनको कोट कर सकते हैं। इसी प्रकार योजना मैगजीन आती है, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इनसे भी आप डेटा ले सकते हैं, साथ ही इनके कुछ एक कथन को आप हूबहू भी लिख सकते हैं। तो ये सारी रही डेटा की बात। आप लोग इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डेटा बैंक आपका वास्तव में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। आप इसमें कोटेशन सारे लिख लेते हैं, तो उन कोटेशंस को न केवल आप निबंध में प्रयोग कीजिए बल्कि अपने जीएस के आंसर्स में भी प्रयोग कीजिए, तो आपके आंसर्स की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि और डेटा बैंक बनाना मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग खुद भी यह काम करते हैं, और जो हमारा निबंध का प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें हम लोग ये सभी चीज़ें तैयार मात्रा में देंगे, मतलब तैयार करके ही देंगे। जैसे जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उनसे रिलेटेड डेटा हम लोग डालेंगे, कोटेशंस हम लोग ऑलरेडी तैयार करके देंगे, और ये सभी वीकली बेसिस पर देंगे। तो दरअसल ये मतलब एक पैकेज के तौर पर हम लोग अपने निबंध प्रैक्टिस बैच में सारी चीज़ें आपको करके देंगे। बेसिकली वी आर ए सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपके काम को, आपको कुछ ऐसी सेवा देना जिससे आपका काम आसान हो जाए, और उसी काम को आसान करने के लिए हम लोग आपसे थोड़ा बहुत चार्ज ले लेते हैं जो कि नॉमिनल सा होता है। उस चार्ज के बदले हम इतनी सारी चीज़ें आपको करके देंगे, सारे तैयार नोट्स देंगे, यानी मेन जो कंटेंट है वो देंगे, भूमिका, निष्कर्ष ये सब तैयार देंगे, साथ में आपको डेटा देंगे, कोटेशंस देंगे। इन सारी चीज़ों को देने के साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी कराएंगे, उसका आपके निबंध भी चेक करेंगे, उनमें क्या गलतियाँ उनको भी जांचेंगे, और इन सभी का शुल्क केवल और केवल 800 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग में से कई सारे लोग हमारे बैच को ऑलरेडी परचेज कर भी चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग कर लीजिए। एक अच्छी रणनीतिक स्थिति के साथ में चलिए, यानी आप यह भी समझिए कि मेंस का भी एग्ज़ाम उतना ही ज़रूरी है जितना प्री, अगर आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं और इस जॉब को पाना चाहते हैं, ना कि केवल आप प्री एग्ज़ाम को किसी तरह बस पास कर लेना चाहते हैं। तो ये रहा हमारी तरफ से निबंध के लिए डेटा विटामिन पे हम लोग ने जो डिस्कशन किया, यानी आंकड़ों पर, कि आंकड़ों का प्रयोग कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। अगले किसी वीडियोस के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि कोटेशंस का कितना प्रयोग कैसे, कब, कहाँ करें, कहाँ से हम लोग पाएँ इसको। उसी प्रकार से फ्लो चार्ट लिख सकते हैं कि नहीं, ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, और एग्जाम्पल्स का प्रयोग कैसे करें, कहाँ से लें, इन सभी ज़रूरी मुद्दों पर हम लोग निबंध में चर्चा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ये बताया कि अब निबंध के वीडियोज़ में कुछ अंतिम ये 2-3 वीडियोज़ बने, उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आएंगी। तो उससे आप जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमें यकीन है कि इस परीक्षा की तैयारी में हम लोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इतनी मेहनत हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, और जल्दी ही आप लोगों को उसका परिणाम भी दिख जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।